सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द अमेरिकन के बारे में। ये कहानी है एक कातिल की जिसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर बंदूक बनाए। फिर वो अपने काम में भी लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसे सच्चाई पता लगती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने स्वीडन का दृश्य आता है और यहीं पर हम देखते हैं जैक को। जैक एक कातिल है, लेकिन वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ करके स्वीडन में आ चुका है और चाहता है कि यहाँ पर लोग उसके पीछे ना आए। पहले उसने जितने भी काम किए हैं वो उन सारे कामों को भुला देना चाहता है। यहीं पर उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम है इनग्रिड। इनग्रिड जैक के बारे में कुछ भी नहीं जानती कि वो पहले क्या किया करता था और ये दोनों ऐसे ही मजे में अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। लेकिन एक सुबह जब ये दोनों टहलने निकलते हैं तभी जैक देखता है कि यहाँ पर पैरों के निशान हैं। तब इनग्रिड को लगता है कि ये शिकारियों के पैरों के निशान हैं, लेकिन जैक ऐसी बहुत सारी चीजें देख चुका है, उसे पता है कि ये लोग कौन है। तब वो इनग्रिड को कहता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा। फिर ये दोनों भागने लगते हैं और एक चट्टान के पीछे आकर के छुप जाते हैं। तब इन पे एक आदमी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तब जैक अपनी जेब से एक बंदूक बाहर निकालता है और इस बंदूक को देखने के बाद इनग्रिड चौंक जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि जैक के पास बंदूक कहाँ से आई। फिर जैक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक ही झटके में उस कातिल को नीचे गिरा देता है और उसके गिरते ही उसकी तलाशी लेने लगता है। लेकिन अभी भी इनग्रिड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो एक के बाद एक सवाल ऐसे ही जैक से पूछती जाती है। तब जैक इनग्रिड को कहता है कि वापस जाओ और जाकर के पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाओ। तब इनग्रिड जाने लगती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है जैक उसे भी मार देता है, क्योंकि जैक जानता है कि ये लड़की अब उसकी आइडेंटिटी जान चुकी है और आगे उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तभी यहाँ से थोड़ी दूर पर हम एक और कातिल को देखते हैं जो अपने साथी का इंतजार कर रहा है कि वो जैक को मार करके वापस आएगा। लेकिन अब जैक पहुंच जाता है इस आदमी के पास और उसे भी मार गिराता है और जैक जानता है कि अगर 2 कातिल यहाँ पर आ गए तब और भी कातिल यहाँ पर आ सकते हैं। फिर वो जल्दी ही देश छोड़ करके निकल जाता है और पहुंचता है इटली के शहर रोम में, जहाँ वो जा करके मिलता है अपने हैंडलर पावेल से। फिर उसे सारी बात बताता है। तब पावेल कहता है कि तुम्हारे साथ कोई लड़की भी थी। फिर जैक कहता है कि हाँ, लेकिन इनग्रिड पे मुझे पूरा भरोसा है, उसने किसी को भी मेरे बारे में कोई खबर नहीं दी थी, फिर भी मैंने उसे मार दिया। तब पावेल कहता है कि तुम्हें अकेला रहना चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम क्या काम करते हो, इसीलिए कोई भी साथी तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और इतना कहने के बाद पावेल कहता है कि मैं पता लगाता हूँ कि स्वीडन में तुम्हारे पीछे कौन लोग गए थे, लेकिन तुम रोम में नहीं रह सकते। अगर तुम यहाँ पर रहे तब तुम्हारे लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैं तुम्हें एक छोटे से गांव में भेज रहा हूँ और तुम तब तक वहीं पे रहोगे जब तक तुम्हें मेरा संदेश नहीं मिल जाता। फिर वो जैक को एक मोबाइल फोन देता है और कहता है कि मैं इस पे ही तुमसे कांटेक्ट करूंगा और फिर एक चाबी भी देता है गाड़ी की। कहता है ये गाड़ी लो और गांव की तरफ निकल पड़ो। तब जैक भी ऐसा ही करता है, लेकिन वो गाड़ी लेकर के जैसे ही उस गांव में दाखिल होता है वो देखता है कि ये गांव बहुत ही छोटा है और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। यहाँ पर जैक बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। तब वो अपने गाड़ी को मोड़ता है और आते समय सबसे पहले वो पावेल के दिए हुए फोन को फेंकता है पानी में और चला आता है एक बड़े से शहर में। वहाँ आने के बाद एक बढ़िया सा अपार्टमेंट लेता है और वहीं रहना शुरू कर देता है, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बतानी। फिर वो सबको अपना नाम एडवर्ड बताता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अमेरिकन कह के बुलाते हैं। फिर धीरे धीरे जैक अपने रूटीन में आने लगता है। वो रोज सुबह जग करके एक्सरसाइज करता है और रोज सुबह एक ही कैफे में जाता है कॉफी पीने के लिए और वो अपने प्रोफेशन के बारे में सबको कहता है कि वो एक फोटोग्राफर है। उसने एक कैमरा भी खरीद लिया है। वो दिन भर हर जगह पे फोटोग्राफी करता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो, लेकिन वो जहाँ भी जाता है बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहता है। वो जानता है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है और वो उस गाँव पर भी नजर रखता है कि अगर कोई उसे वहाँ पर ढूंढने आएगा तो। लेकिन जब भी आसपास से कोई गाड़ी या स्कूटर गुजरती है जिसकी आवाज तेज है तो जैक को लगता है कि गोली की आवाज आ रही है। फिर वो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजों को मेंटेन करता है। इसी बीच जब एक सुबह वो वेंडिंग मशीन के पास होता है जो मशीन खराब हो गई है जिसे वो चला नहीं पा रहा, तभी यहाँ पर चर्च का पादरी आ जाता है। तब जैक उसे बताता है कि मशीनों से उसकी नहीं बनती, मशीनों के साथ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब पादरी उसकी मदद करता है, लेकिन इसी बीच वो बात करने लगता है जैक से और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन मेरे घर पे आओ और मेरे साथ आकर के एक वाइन का ग्लास लो और हम दोनों बातें करें और मैं तुम्हारे बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम इस शहर में नए आए हो। तब इन बातों को सुनने के बाद जैक मना करने लगता है। वो किसी से भी ज्यादा दोस्ती नहीं करना चाहता। तब वो पादरी कहता है कि मैं एक पादरी हूँ, मैं सारी चीजें देख सकता हूँ, इसीलिए मुझे मना मत करो। लेकिन जैक वहाँ से निकल जाता है और वापस आते ही कॉल करता है पावेल को। तब पावेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो जैक को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन फेंकने की, अगर तुमने अगली बार कुछ भी ऐसा किया तब दोबारा मुझे कभी भी कॉल मत करना। मैं तुम्हें कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक काम आया है जो काम बहुत ही अच्छा है और उसमें पैसे भी बहुत ज्यादा हैं और इस काम में तुम्हें किसी को मारना भी नहीं है। तुम्हें बस एक कस्टमाइज स्नाइपर राइफल बनानी है और बस तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तब जैक भी इस काम के लिए मान जाता है
और पावेल कहता है कि तुमसे एक लड़की मिलने आएगी और वो तुम्हें बाकी की सारी जानकारियां दे देगी। फिर जैक यहाँ से निकल जाता है, लेकिन शाम में वो जाता है पादरी के घर पे और उसके साथ बैठ करके शराब पीने लगता है। तब पादरी पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब जैक बताता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं इटली की पूरी फोटो खींचना चाहता हूँ। तब पादरी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ की तस्वीरें लेनी है तब तुम्हें पहले यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम पास्ट को नहीं जानोगे प्रेजेंट तुम्हारे लिए कभी भी खूबसूरत नहीं होगा, उसे तुम कभी भी कैमरे में कैद नहीं कर पाओगे। लेकिन जैक इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम में लग जाता है और अगले दिन पहुंचता है मार्केट में जहाँ पर उसे वो लड़की मिलने वाली है। फिर वो सबको देखता है और अंत में उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसका नाम है मटील्ड। वो चुपचाप एक टेबल पे बैठी हुई है। फिर जैक समझ जाता है कि ये वही लड़की है। तब वो उसके बगल वाले टेबल पे जाकर के बैठ जाता है। तभी वो लड़की अपना पेपर नीचे गिरा देती है। तब जैक उसे उठाता है और पेपर देते समय वो बात करना शुरू करता है और मटील्ड बताती है कि वही वो लड़की है। फिर वो सारी जानकारियां देने लगती है कि उसे कैसा स्नाइपर राइफल चाहिए और जैक सारी चीजों को लिखने लगता है। तभी जैक देखता है कि दूर से एक आदमी ने इन लोगों पर नजर रखा हुआ है। फिर वो मटील्ड से पूछता है कि क्या वो तुम्हारे साथ है। तब मटील्ड कहती है कि नहीं, मैं अकेला ही काम करती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। तब जैक अपने काम में लग जाता है, लेकिन रात में वो जैसे ही घर वापस आता है वो उसी आदमी को देखता है जो इसका भी पीछा कर रहा है। तब जैक अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उस आदमी को इग्नोर कर सके और अपने घर के अंदर आ जाता है, लेकिन अब रात में उसे नींद नहीं आती। हर एक छोटी छोटी आवाजों पे उठ करके बैठ जाता है। फिर अगले कुछ दिनों के बाद वो जाता है कुरियर कंपनी के पास जहाँ पर उसका कुरियर आया हुआ है और इस पैकेज के अंदर बंदूक के पार्ट पुर्जे हैं जिन्हें असेंबल करना है जैक को। तब वो अपने काम में लग जाता है और एक एक करके वो सारे पार्ट्स को असेंबल करने लगता है, लेकिन जितनी चीजें उसके पास हैं उससे वो आधी ही बंदूक बना पाता है और आधी बंदूक बनाने के लिए उसे और सामान की जरूरत है जिन्हें वो ढूंढना शुरू कर चुका है। इसी बीच वो जाता है एक वैश्यालय में और वहाँ पर एक वैश्या से मिलता है जिसका नाम है क्लारा। फिर क्लारा और जैक दोनों अच्छा समय साथ बिताते हैं, लेकिन जब जैक वापस आ रहा होता है तभी वो रास्ते में देखता है कि पादरी की गाड़ी खराब हो गई है। तब वो गाड़ी से नीचे उतरता है और बड़े ही आसानी से गाड़ी को ठीक कर देता है। तब पादरी भी खुश हो जाता है और जैक को कहता है कि आज रात का खाना तुम मेरे साथ खा रहे हो, घर आ जाना। फिर जैक भी पहुंचता है पादरी के घर पे। इसी बीच वो एक आदमी की तस्वीर देखता है पादरी के साथ। तब पूछता है कि ये कौन है। तब पादरी बताता है कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन अभी गलत लोगों के साथ फंसा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये जिंदा रहे। फिर ये दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तब जैक पादरी से पूछता है कि क्या आप हमेशा से एक पादरी बनना चाहते थे, आपने कुछ और बनने के बारे में नहीं सोचा। तब पादरी हंसता है और जैक को कहता है कि क्या तुम हमेशा से एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, तुम्हारा और भी तो कोई सपना होगा। जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब तुमने कहा था कि तुम मशीनों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, लेकिन एक ही झटके में तुमने मेरी गाड़ी ठीक कर दी और जैसी गाड़ी में तुम आ रहे थे और जैसे तुम रहते हो तुम्हें देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम एक फोटोग्राफर हो। फोटोग्राफर्स के पास कभी भी इतने पैसे नहीं होते। तब जैक इन सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं देता और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जिस लड़के की तस्वीर यहाँ पर जैक ने देखी थी उसका एक गराज है और उसका नाम है फाबियो और बंदूक के लिए जो पार्ट पुर्जे चाहिए वो गराज में ही मिल सकता है। इसीलिए जैक अपनी गाड़ी को खराब करता है और गाड़ी को लेकर के जाता है फाबियो के गराज के पास। तब फाबियो कहता है कि मैं फॉरेनर्स की गाड़ी को ठीक नहीं करता। तब जैक बताता है कि वो पादरी का दोस्त है और इस बात को सुनते ही फाबियो उसकी मदद करने लगता है। वो उसकी गाड़ी को ठीक करता है। तब जैक उससे कहता है कि मुझे पुरानी गाड़ियों का बहुत शौक है और मैं उन्हें ठीक करता हूँ खुद से, लेकिन कुछ पार्ट पुर्जे ऐसे हैं जो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे, वो पुरानी गाड़ियों से ही मिल सकते हैं, तो क्या तुम्हारे पास होंगे? मैं उसके लिए बकायदा पैसे दूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद फाबियो कहता है कि पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। तब जैक अपने जरूरत के सारे पार्ट पुर्जों को उठा लेता है। वो घर वापस आता है और काम में लग जाता है। उसे अपने राइफल के लिए एक साइलेंसर बनाना है। फिर रात भर काम करते हुए जैसे ही सुबह होती है वो पूरे राइफल को तैयार कर देता है, लेकिन अब उसे राइफल को टेस्ट करना है, इसीलिए वो चला जाता है जंगल के बीचों बीच और वहाँ जाकर के राइफल की टेस्टिंग शुरू कर देता है। तब उसे कहीं भी कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती और इस चीज को देख करके जैक बहुत खुश होता है और अब वो सेलिब्रेट करना चाहता है। इसीलिए वो आता है फिर से वैश्यालय में और उन्हें कहता है कि उसे क्लारा से मिलना है। तब वहाँ की लड़कियां बताती हैं कि क्लारा आज नहीं आई है, आज वो काम नहीं करती, तुम दूसरी किसी लड़की के साथ जा सकते हो। तब जैक कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ क्लारा ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो वापस जाने लगता है। तभी वो रास्ते में उसी कार को देखता है और उस आदमी को जो उसका पीछा कर रहा था। तब वो एक कैफे में जाकर के बैठ जाता है। तभी वहाँ का वेटर ला करके उसे एक एनवेलप देता है और जैक जैसे ही एनवेलप को खोलता है अंदर उसे न्यूज़पेपर की एक कटिंग मिलती है जिसमें उन सारे लोगों का जिक्र है जिन्हें मारा था जैक ने स्वीडन में। तब जैक भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कौन है जो उसके बारे में सारी चीजें जानता है। फिर जैक यहाँ से निकल करके घर की तरफ जाने लगता है,
लेकिन आज वो उस रास्ते से नहीं जाता जिस रास्ते से वो हमेशा जाता है। वो दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंचता है और पूरे रात बंदूक लेकर के सोता है। लेकिन सुबह सुबह वो पहुंचता है ट्रेन स्टेशन जहाँ पर मटिल्ड आने वाली है। फिर वो मटिल्ड को पिक करता है और लेकर के जाता है जंगल के बीचों बीच जहाँ पर वो गन की प्रैक्टिस करता है। और ले जाने के बाद जमीन पर वो चादर बिछा देता है ताकि बंदूक का कोई भी निशान जमीन पे ना रह जाए और पुलिस वालों को कभी पता ना लगे। फिर वो बंदूक के अलग अलग पुर्जों को अलग अलग जगहों पे रखता है। लेकिन मटिल्ड बंदूक को उठाती है और बड़ी ही जल्दी असेंबल कर देती है, जिसे देख करके जैक समझ जाता है कि मटिल्ड एक एक्सपर्ट है। वो बंदूकों के बारे में बहुत कुछ जानती है और उसने शायद बंदूक चलाई भी है। फिर वो अपनी टारगेट प्रैक्टिस करने लगती है और जिस तरीके से वो बंदूक चलाती है जैक को पता लगता है कि मटिल्ड का निशाना बहुत ही अच्छा है। लेकिन मटिल्ड अब साइलेंसर के बारे में जानना चाहती है। तब वो जाकर के दूर खड़ी हो जाती है और जैक को कहती है कि मेरे बगल में कुछ फूल के पौधे हैं, उन पे गोली चलाओ। तब जैक इस चीज को देख करके हैरान हो जाता है कि मटिल्ड को उस पर इतना भरोसा कैसे है कि अगर आधी इंच 1 इंच भी गोली ऊपर नीचे हुई तो गोली सीधा जाकर मटिल्ड को लगेगी। लेकिन मटिल्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जैक फूल पे गोली चलाने लगता है। मटिल्ड के पास गोली चलती है लेकिन वो एक बार भी पलक नहीं झपकती। फिर वो वापस आती है और जैक की तारीफ करती है कि तुमने राइफल बहुत ही अच्छी बनाई है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। फिर वो सारे डिटेल्स देती है और उसके साथ साथ आधे पैसे भी दे देती है कि अब उसे बंदूक की डिलीवरी चाहिए अगले महीने की 1 तारीख को। और जैक राजी हो जाता है। तब ये दोनों वापस आते हैं और जैक जानबूझकर शराब को घास पे गिराने लगता है ताकि अगर यहाँ पर कोई भी आए तो उसे लगे कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल लोग आए थे शराब पीने। तभी एक बटरफ्लाई आकर के बैठ जाती है मटिल्ड के ऊपर। तब जैक उसे बताने लगता है इस खास बटरफ्लाई के बारे में कि ये इतनी खास क्यों है। तब इन बातों को सुनने के बाद मटिल्ड कहती है कि आज से मैं तुम्हें मिस्टर बटरफ्लाई कह के बुलाऊंगी। फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है जैक फिर से जाता है क्लारा के पास और ये दोनों कुछ अच्छा समय साथ बिताते हैं। लेकिन जब जैक यहाँ से जा रहा होता है तब क्लारा भी उसे मिस्टर बटरफ्लाई कह के बुलाती है क्योंकि बटरफ्लाई का एक टैटू बना हुआ है जैक के पीछे। फिर वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही मिस्टीरियस लगते हो, तुम हमेशा मुझे ज्यादा पैसे देते हो, ऐसा क्यों? तब जैक उसे कहता है कि मुझे स्पेशल फील करवाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसा बाकी कस्टमर्स के साथ करती हो मेरे साथ वैसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसी तुम हो वैसी ही रहो। फिर इतना कहने के बाद वो निकलता है और दोबारा जाकर के बंदूक पे काम करना शुरू कर देता है जैसा मटिल्ड ने उसे कहा था। और वो अलग तरह की गोलियां भी बनाने लगता है जैसा उसे कहा गया था। लेकिन बीच बीच में वो समय निकाल करके घूमने भी जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है क्लारा से जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने आई है। तब ये दोनों बात करने लगते हैं। फिर बातों ही बातों में क्लारा जैक को बताती है कि वेडनेसडे को फ्री है। तब जैक कहता है कि हम जहाँ मिलते हैं वहीं मिल सकते हैं। तब क्लारा पूछती है कि कौन सी जगह पे, लेकिन जैक उसकी गर्लफ्रेंड के सामने कहना नहीं चाहता कि क्लारा कहाँ रहती है। तब वो कहता है कि कैफे में। तब क्लारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से निकल जाती है और जैक भी जाने लगता है। तभी वो अखबार में एक खबर पढ़ता है कि वेश्याओं को कोई बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। तभी हम जैक को घर जाता हुआ देखते हैं और उसकी नजर उसी आदमी पे पड़ती है, लेकिन अब वो आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर जैक अपने जूतों को उतारता है और उन्हें छुपा करके छुप जाता है। फिर जैसे ही वो आदमी आगे जाता है जैक उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो अपनी बंदूक निकालता है ताकि वो इस आदमी का काम तमाम कर दे, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले स्कूटर लेकर के एक आदमी यहाँ पे आ जाता है जिससे वो कातिल पीछे देखने लगता है और देखते ही वो गोली चला देता है स्कूटर वाले आदमी पे। फिर यहाँ से भागने लगता है। तब जैक उस आदमी की स्कूटी लेता है और इस आदमी का पीछा करने लगता है, लेकिन ये आदमी गाड़ी से भाग रहा है, वो भी बहुत ही तेजी से। फिर भी जैक उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो भागते जाता है और जैक उसका पीछा करते जाता है। फिर जैसे ही उस आदमी की गाड़ी शहर से बाहर जाती है जैक सबसे पहले उसके टायर पे गोली चलाता है। तब ये कार क्रैश कर जाती है। फिर जैक धीरे धीरे जाता है उस आदमी के पास और उसे गोली से नहीं बल्कि अपने हाथों से मारता है और मारते ही वापस आकर के कॉल करता है पावेल को और उसे सारी बातें बताने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तब पावेल उसे कहता है कि इन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, सतर्क रहो और अपने काम को पूरा करो और जितनी जल्दी तुम्हारा काम पूरा हो जाए उतनी ही जल्दी वहां से भाग जाओ। तब जैक कहता है कि मुझे जानना है कि मेरा पीछा कौन कर रहा है। फिर पावेल कहता है कि मैं इस बारे में पता लगा रहा हूँ। तभी जैक जाकर के सो जाता है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती है। उसे वो ख्याल बार बार परेशान करता है कि स्वीडन में उसने इनग्रिड को मार दिया जिसकी कोई भी गलती नहीं थी। फिर वो बहुत ही सुबह में उठ जाता है जब सूरज भी नहीं निकला होता और ऐसे ही सड़क पे चलने लगता है।
तब उसकी मुलाकात होती है पादरी से और पादरी कहता है कि मुझे सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है। तब ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और पादरी जैक से कहता है कि मुझे पता लगा है कि हाल ही में खून हुआ है और अगर तुम कन्फेस करना चाहते हो तब तुम मुझसे कन्फेस कर सकते हो, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। तब जैक चुप हो जाता है और कहता है कि आपको भी कुछ कन्फेस करना चाहिए, मुझे लगता है कि फैबियो आपका ही बेटा है। तब पादरी भी इस बात को कबूल करता है, लेकिन वो जैक को कहता है कि कम से कम मेरे जीवन में कोई तो है, लेकिन तुम अकेले हो, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। फिर इन बातों को सुनने के बाद जैक यहाँ से निकल जाता है और शाम में जाकर के मिलता है क्लारा से रेस्टोरेंट में। तब वो क्लारा से बहुत प्रभावित होता है क्योंकि जिस तरीके से वो वेटर से बात करती है उसे देख करके लगता है कि वो एक बहुत ही सभ्य महिला है। तभी यहाँ पर एक फूल वाला आता है और जैक फूल खरीदता है क्लारा के लिए। तब वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और जैक को कहती है कि तुम बहुत ही मिस्टीरियस लगते हो, तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? तब जैक कहता है कि क्या? तब क्लारा कहती है कि मुझे बस एक सवाल पूछना है, क्या तुम मैरिड हो? तब जैक जवाब देता है कि नहीं और क्लारा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे और कोई भी जवाब नहीं चाहिए। फिर ये दोनों टहलते हुए जाते हैं क्लारा के घर पे और एक साथ कुछ अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही जैक जगता है उसे पता लगता है कि क्लारा शावर में है। तब वो उसकी सारी चीजों को चेक करने लगता है और यहीं पर उसे क्लारा के पर्स में एक बंदूक मिलती है। फिर जैक को शक होने लगता है क्लारा पे कि कहीं वो कोई जासूस तो नहीं, लेकिन वो अपने घर वापस आता है और बंदूक के बचे हुए काम को पूरा करता है और जल्दी ही जाकर के एक ब्रीफकेस भी लाता है जिसमें बंदूक के सारे पार्ट पुर्जों को डाल देता है और ऊपर से कुछ ऑफिस का सामान भी रख देता है कि किसी को उस पर शक ना हो। और काम पूरा करने के बाद अब जैक के पास बहुत समय है। फिर वो पीछा करने लगता है क्लारा का। तब वो देखता है कि क्लारा बहुत सारे आदमियों से मिल रही है, लेकिन जैक को ये बात पता नहीं है कि ये उसके ग्राहक हैं या फिर क्लारा सच में कोई जासूस है। इसी बीच वो कॉल करता है पावेल को और उसे बताता है कि मुझे 2 दिनों का और वक्त चाहिए, मैं 2 दिनों के बाद बंदूक को डिलीवर करूंगा। तब पावेल भी मान जाता है। तब जैक क्लारा को कहता है कि क्या हम पिकनिक पे चल सकते हैं और क्लारा मान भी जाती है। फिर वो उसे लेकर के जाता है जंगल के बीचों बीच और जैसे ही यहाँ पर नहर को क्लारा देखती है वो अपने कपड़े उतार करके नहाने लगती है। वो जैक को भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन जैक मना कर देता है। फिर वो वापस आती है और आकर के चादर पे लेट जाती है, लेकिन जैक यहाँ पर क्लारा को ही देख रहा है। तभी क्लारा अपने पर्स को उठाती है और इस चीज को देखने के बाद जैक चौकन्ना हो जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। तभी क्लारा अपने बैग से सनस्क्रीन निकालती है और कहती है कि इसे मेरी पीठ पे लगा दो। तब जैक अपनी बंदूक रख लेता है, लेकिन अब क्लारा को शक होने लगा है जैक पे। फिर वो जैक को बताती है कि मुझे लगता है तुम्हें पता लग गया कि मेरे बैग में बंदूक थी। वो बंदूक मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि शहर में एक कातिल घूम रहा है और मैं मरना नहीं चाहती, वो बंदूक मेरी सेफ्टी के लिए है। फिर जैक भी इस बात को मान जाता है। तब क्लारा कहती है कि जब तुम साथ होते हो तब बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ही डेट पे जाते रहें। फिर जैक मना कर देता है और कहता है कि मैं जल्दी शहर छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं रह सकता। तब क्लारा भावुक हो जाती है और जैक को किस करती है और ये बात अब जैक के दिमाग में घूम रही है। वो जैसे ही घर वापस आता है वो सिर्फ क्लारा के बारे में सोच रहा है। फिर वो कॉल करता है पावेल को और बताता है कि ये मेरा आखिरी काम है, जैसे ही ये काम खत्म होगा मैं रिटायर हो जाऊंगा। तब पावेल भी मान जाता है। फिर जैक बंदूक और गोली को लेकर के निकल जाता है डिलीवर करने के लिए। तब शहर के बाहर एक कैफे में मटिल्डू से मिलती है और वो सारी चीजों को देखती है और जैक को कहती है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। फिर सारा सामान वो लेकर के चली जाती है, लेकिन वॉशरूम में जाने के बाद हमें पता लगता है कि मटिल्ड के पास एक और बंदूक है जिसे वो लोड कर रही है। तभी दूसरी तरफ जैक को भी शक होने लगता है क्योंकि इस कैफे के सारे लोग गायब हो चुके हैं, वो यहाँ पर अकेला है। तब वो अपनी भी बंदूक को तैयार कर लेता है और बाहर आता है। इसी बीच मटिल्ड वापस आ जाती है और बचे हुए आधे पैसे देती है जैक को। मटिल्ड को देख करके ऐसा लगता है कि वो जैक से और भी बात करना चाहती है, उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन यहाँ पर ऐन वक्त पे बच्चों की गाड़ी आ जाती है। तब मटिल्ड यहाँ से निकल जाती है और जैक भी अपनी गाड़ी से वापस जा रहा है। लेकिन इसी बीच हम मटिल्ड को देखते हैं जो जैक का पीछा कर रही है और पावेल से बात भी कर रही है। पावेल चाहता है कि मटिल्ड मार दे जैक को। तभी जैक पहुंच जाता है शहर में जहाँ पर आज एक त्योहार है और मटिल्ड भी उसके पीछे पीछे शहर में आ जाती है। वो एक घर के अंदर दाखिल होती है और घर के मालिक को मार के चली जाती है छत पे ताकि वो निशाना लगा सके। तभी जैक जाकर के मिलता है क्लारा से और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो, मैं इस देश को भी छोड़ने वाला हूँ। तब क्लारा कहती है कि हाँ और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब तक यहाँ पे पावेल भी आ जाता है और जैक अब मटिल्ड के निशाने पे है, लेकिन वो जैसे ही ट्रिगर दबाती है बंदूक से बैकफायर होता है और गोली मटिल्ड को लग जाती है। तब हमें पता लगता है कि जैक को इस बारे में भनक लग
लग गई थी, इसीलिए उसने बंदूक की सेटिंग को बदल दिया। जैक जैसे ही मटिल्डा को नीचे गिरते हुए देखता है वो पैसे दे देता है क्लारा को और कहता है कि मुझे जंगल में उसी जगह पे मिलना जहाँ पर हम मिलते थे। फिर वो भागता हुआ आता है मटिल्डा के पास और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बोला था मुझे मारने के लिए। तब मरने से पहले मटिल्डा कहती है कि पावेल ने, लेकिन जैक यहाँ से निकलता उससे पहले यहाँ पे पादरी आ जाता है। तब जैक उस पे बंदूक तान देता है, लेकिन जैक अब किसी भी मासूम आदमी को नहीं मारना चाहता क्योंकि एक बार वो इनग्रिड को मार करके गलती कर चुका है। इसीलिए वो पादरी से माफी मांगता है और यहाँ से निकल पड़ता है पावेल को ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो गलियों में पावेल को ढूंढ रहा होता है तभी हमें पता लगता है कि पावेल उसके पीछे ही है। लेकिन अब पावेल गोली चलाता उससे पहले जैक सीधा उसके भेजे में गोली मारता है और यहीं पर पावेल की मौत हो जाती है। जैक को पता है कि क्लारा उसका इंतजार कर रही है, इसीलिए वो गाड़ी लेता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसे एहसास होता है कि पावेल ने उसके पेट में गोली मारी है और उसका बहुत सारा खून बह रहा है, शायद वो जिंदा भी ना बचे। फिर भी जैक ऐसे ही ड्राइव करते रहता है कि वो आखिरी बार क्लारा को देख सके और ऐसे ही गाड़ी चलाते हुए वो पहुंचता है जंगल में और क्लारा उसे देख लेती है। लेकिन क्लारा जैक के पास आती उससे पहले जैक की मृत्यु हो जाती है और इस चीज को देखने के बाद क्लारा बहुत दुखी होती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।